कानून का भी कहना है और चुनाव आयोग का भी कहना है कि जो सजा याफ्ता हो, कम से कम 2 साल की सजा भुगत चुका हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बावजूद इसके तमिलनाडु में जयललिता चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि अगर संकट की घड़ी आई तो शायद एक बार फिर जयललिता बाहर से उन्हें समर्थन दे दे। उधर कांग्रेस भी जयललिता से हाथ मिलाने की फिराक में है। ऐसे में कानून खामोश है। कानून, अम्मा तुझे सलाम। चाहे संसद हो या विधानसभा, ये तो साफ है कि राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। ताजा उदाहरण है तमिलनाडु, जहां 4 और राज्यों के साथ मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां चुनावी दंगल में कूदने की तैयारी कर रही हैं जयललिता, जिन्हें तांसी घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और चुनाव आयोग का क्या कहना है? कि एक बार कन्विक्शन हो गई फिर वो डिसइंटाइटल्ड होगा चुनाव लड़ने के लिए। आज के मौजूदा कानून के अंतर्गत अगर वो दोषी करार कर भी दी गई हैं पहले कोर्ट द्वारा, ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो भी जब तक कि वो अपील उनकी डिसमिस न हो जाए तब तक वो चुनाव लड़ सकती हैं। ये बड़ा एक गूढ़ सवाल है कानून का, जिसके ऊपर कोई खास फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि अपील कोर्ट कन्विक्शन को रोक सकती है पेंडिंग दी अपील, या सर्फ सेंटेंस को रोक सकती है। क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 389 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अपील कोर्ट कैन स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, मगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता। इन कानूनी बारीकियों से ये तो साफ है कि अमीर और सशक्त लोग अक्सर बच जाते हैं, जबकि मार पड़ती है गरीबों को। आज जयललिता यकायक बड़ी शक्तिशाली इसलिए हो गई हैं क्योंकि इन्होंने पीएमके का साथ छूटने से थोड़ी लड़खड़ाई एनडीए को जरूरत पड़ने पर बाहर से समर्थन का आश्वासन दे दिया है। खैर ये तो राजनीति मामले तो चल रहे हैं बराबर। हमारा बात यह है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है बहुत 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 नीचे स्तर पे आ गया। जयललिता के लिए बोल रहे हैं, अभी तो बड़ी उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई है। तो ये अजीब देश है जिसमें कन्विक्शन के बाद ताकत बढ़ती है। वहीं राजीव गांधी के कातिल लिट्टे का खुला समर्थन करने वाली पीएमके के जयललिता की शरण में जाने के बावजूद तमिलनाडु में अपना अस्तित्व बचाने की खातिर कांग्रेस भी उनसे हाथ मिलाने को आतुर है। इसलिए अब वो कानून का स्पष्टीकरण करने से भी नहीं हिचकते। जब तक हाईएस्ट जो फोरम कोर्ट का नहीं है, जब तक वो फैसला नहीं सुना है, क्योंकि अभी हमने कई सालों में देखा यहाँ जैन हवाला केस में कितनी लोगों की गर्दनें गई थी। हमारी मिनिस्ट्री में थे, हमारी प्रधानमंत्री ने निकाला, मिनिस्ट्री से निकाला, गवर्नर से निकाला, और बाद में कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। होता ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल लोगों के जिनके क्रिमिनल लॉ है उनको चुनाव में खड़ा करती हैं, और आप और मेरे जैसे लोग उनके लिए वोट करते हैं। तो दोषी वो भी हैं और दोषी हम भी हैं, और लॉ से ये सब चीजें खत्म नहीं हो सकती। ये घड़ियाली आंसू तो ठीक हैं, मगर सच तो ये है कि ऐसी कानून व्यवस्था किसी काम की नहीं जिसमें दोषी ही सत्ता पर काबिज हो जाएं, भक्षक ही रक्षक बन जाएं। ऐसे में कानून को सुदृढ़ बनाकर यथा राजा तथा प्रजा की तकरीर लागू करने के लिए आखिर कौन से बदलाव लाजमी है? सेक्शन 8(4) जो है, जिसके अंतर्गत की अपील सिर्फ फाइल करने से आदमी का स्टे हो जाता है, ये गलत है। इसको अगर रिपील कर दिया जाए और ऐसा प्रावधान दे दिया जाए कि अपेलेट कोर्ट को छोड़ दिया जाए। अगर अपेलेट कोर्ट चाहे और वो स्टे करे डिस्क्वालिफिकेशन को सोच समझ के, तो कर सकती है। कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कन्विक्शन हुआ हो और 2 बरस की सजा जो मिनिमम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, अगर हो तो फिर अपील हो या न हो, डिस्क्वालिफिकेशन है। जब तक वो बरी हो अपील में तो फिर देखा जाएगा, मगर तब तक उसको डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देश के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे सांसद देश सेवा के लिए संसद में चुनकर आते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चुनने के तुरंत बाद उनकी प्रायोरिटी हो जाती है पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, रिवॉल्वर और जीप। साथ ही में दूसरी तरफ उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। लेकिन अगर हम CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नई रिपोर्ट पढ़े तो जाहिर होगा कि ये सांसद 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ये भी मांग हो रही है कि इस 2 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 5 या 7 करोड़ कर दिया जाए। कानून, सड़क से संसद तक। दिसंबर 93 में शुरू की गई संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए अभी तक 5000 करोड़ से ज्यादा रुपए मुहैया कराए गए हैं।
जबकि खर्च हुए सिर्फ 3,221 करोड़ यानी करीब 36% धन इस्तेमाल नहीं हुआ। खर्च की गई लगभग 64% रकम का कितना सही या गलत इस्तेमाल हुआ, इसका पता चलता है कैग यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ताज़ा रिपोर्ट से। इससे तो हमें एमपीज को भी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हो गया है, जनरल डेवलपमेंट वर्क्स का जो हाल हो गया है, उसके बारे में थोड़ा सा पता लगता है। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये योजना अपने लक्ष्य हासिल करने में कामयाब नहीं रही। इसके कार्यान्वयन में भी गंभीर अनियमितताएं हुई, क्योंकि 7 सालों में कभी इसकी मॉनिटरिंग हुई ही नहीं। करीबन 3.5-4 लाख वर्क एक टाइम पर हो रहे हैं कंट्री में एमपीज के नाम पर, तो कैसे आप दिल्ली से मॉनिटर कीजिएगा? एक तरफ तो आप कह रहे हैं नहीं साहब, जिला परिषद कुछ करेगी, पंचायत राज पंचायती इंस्टीट्यूशंस कुछ करेंगी, ये विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हो मॉनिटरिंग सारी दिल्ली से हो, सारे डिपार्टमेंट में 5 अफसर हैं, वो नहीं हो सकता। यानी न तो सरकार के पास क्षमता है, न ही इसमें रुचि कि हजारों करोड़ के घोटालों पर नजर रखी जाए। उधर इस योजना के लिए धनराशि बढ़ाए जाने की मांग भी हो रही है। अब जबकि देश में विकास के नाम पर करोड़ों की लूट जग जाहिर है, तो इस योजना को जारी रखना ही आखिर कहां तक जायज है? MP is not in a position to go and tell them anything. The people are just saying, why for you are here? Because he is also responsible for the people who have voted for him. So he must also to do something for the members when he go to the constituency. When there is shortages, some recognize there, he has to help. So we have people felt at least we should also make 4 to 5 crores. क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इम्प्रूव करने की बात होनी चाहिए, ना कि एमपीज को खुश करने की बात होनी चाहिए। हमारे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये हक होना चाहिए कि वो सुझाव दे सकें कि किस एरिया में क्या प्रोजेक्ट किया जाए या किसकी प्रायोरिटी है, और वो सुझाव बहुत बड़े पैमाने पर दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक खर्चा उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उनके हाथ में नहीं हो तो बेहतर रहेगा संविधान के तौर पे। होता भी यही आया है। संसद सदस्यों की अनुशंसा पर जो योजनाएं पास कराई जाती हैं, चाहे वो पूरी हो या नहीं, उनके लिए भुगतान अक्सर पूरा हो जाया करता है, क्योंकि इसके पीछे होता है रकम की आपसी बंदरबांट का मकसद। आज भी करीब 42,000 निर्माण कार्यों में आधे से ज्यादा अधूरे पड़े हैं। जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए विधायी कर्तव्य निभाने जिन सांसदों को चुनकर भेजती है, उनकी नजर में अब जनता की सेवा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। लिहाजा घोटालों की तादाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें शामिल पाए जाते हैं सांसद और राजनेता भी, जो कानून की नजर में आम लोगों से अलग नहीं। भ्रष्टाचार के तहत भी देखा जा सकता है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी देखा जा सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी भी देखा जा सकता है, क्योंकि एमपी के पास जो पैसा है ये पब्लिक फंड है जो इंटरेस्ट दिया गया है, और अगर उसकी मिसअप्रोप्रिएशन की जाए तो वो लायबल हैं क्रिमिनल कोर्ट में। आजकल एक ऐसे कानून की चर्चा गर्म है जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स जिसके पास विदेशी नागरिकता है, फॉरेन सिटीजनशिप है, अगर आपके घर में एक रात के लिए भी रुके तो आपको पुलिस थाने में उसकी सूचना देनी होगी। वो शख्स आपका बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, या कोई विदेशी मेहमान हो सकता है, या कोई विदेशी निवेशक हो सकता है। एक रात भी अगर आपके घर के छत में रुके तो पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। क्या यह पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ते कदम है? कानून घर से थाने तक। इससे लॉ अबाइडिंग सिटीजन की सिर्फ हैरेसमेंट बढ़ेगी, पुलिस की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको एक प्रोविजन है कि आपने रजिस्टर करना है, देन यू जॉली वेल अबाइड बाय दैट प्रोविजन। इसमें पुलिस हैरेसमेंट का, आम आदमी को तंग करने का इतना ज्यादा पुट है, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है, कोई भी कभी भी किसी के घर में जाके प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रतिक्रियाएं हैं दिसंबर 71 के फॉरेनर्स रिपोर्ट टू पुलिस ऑर्डर पर, जो अब फिर से चर्चा में है। यहाँ काबिल गौर ये बात है कि इस प्राविधान के जरिए पुलिस की जिम्मेदारी सीधे नागरिकों के ऊपर लाद दी गई है। आधुनिकीकरण के बावजूद ऐसे प्रावधानों का होना सिर्फ पुलिस की अक्षमता और पुलिस स्टेट की मानसिकता साबित करता है। पुलिस को कंप्यूटराइज करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं वहाँ पे ही रेगुलेट करना चाहिए, वहाँ पे चेक करना चाहिए। और अगर वो कंप्यूटर के होते हुए भी जो अनडिजायरेबल आदमी है उनको चेक नहीं कर सकते, तो हर नागरिक जो भी आ रहा है बाहर से उसको
ऑफिस में जाके अपनी रिपोर्ट करनी पड़े, ये तो 18वीं सदी की बात है। जो लॉ पास होता है उसके ऊपर एक नाच शुरू कर देते हैं। एक आजकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, दे स्टार्ट डांसर अराउंड, और डांस भी उनको अच्छा नहीं आता है। नाइदर दे कैन डू द भारतनाट्यम नॉर द भांगड़ा, दे डांस मकैब्रा, द डांस ऑफ डेथ। कहने को तो इस प्रावधान के जरिए देश में अवैध प्रवासियों पर नजर रखी जानी थी, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 20,20,000 नेपाली हैं, 70,000 श्रीलंकी तमिल और करीब 1 लाख तिब्बती नागरिक हैं। इनके अतिरिक्त पाकिस्तानी खुफिया संघ ISI की गतिविधियां तो चलती ही रहती हैं। क्या वो लुके छुपे आने की गलती बॉर्डर पे नहीं हुई या उस नागरिक से हुई जो बताता नहीं है पुलिस को? तो ये इसमें कुछ मुझे तुक नहीं लगा। जाहिर है इस ऑर्डर के जरिए एक आम इंसान को परेशान किए जाने की कोई कसर बाकी नहीं, चाहे वो भारत घूमने आ रहे पर्यटक हों या NRIs ही क्यों नहीं। इसके चलते देश के कानून को मानने वाले साधारण नागरिकों को दिक्कत झेलनी पड़े सो अलग। ये रेगुलेशन अननेसेसरी है, इसका कोई सरकार को फायदा नहीं, इसमें सिर्फ देश की इमेज खराब होती है। चाइना का इमेज देखिए, there are areas where the foreigner cannot step in. See the restrictions there. क्या हुआ चाइना के इमेज को? एक तो ये ऐसा कानून है जिसके दायरे में हर एक देश आ जाता है, चाहे उससे हमें खतरा हो या नहीं। दूसरे बकायदा वीजा लेकर भारत आने वाले लोगों को जब इमिग्रेशन काउंटर पर औपचारिकताएं पूरी करनी ही पड़ती हैं, तो फिर दोबारा पुलिस को सूचित करने का क्या अर्थ? ऐसे में इस ऑर्डर का भविष्य क्या है? संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत इसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे लॉ होने चाहिए। The foreigner should report. Why not? अगर पुलिस के पास इसको इम्प्लीमेंट करने की पावर होती, ताकत होती, कैपेसिटी होती, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। पुलिस की इनएफिशिएंसी को कवर किया जा रहा है और पुलिस की इनएफिशिएंसी से ही ये कानून भी दब के रह जाएगा। आज़ादी के बाद